सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है एक यूनिट प्रत्यास्थ संघट पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन्स। एक मिमी का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दो बॉडी है हमारे पास, और वो दो बॉडी यदि एक ही लाइन से एक सीधी सरल रेखा में चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में यदि चल रही है और उसके बाद में वो दोनों आपस में टकराती है। मान लो कि हमारे पास ये दो बॉडी है M1 और M2, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये टकराते कुछ समय के लिए, अल्प समय अंतराल के लिए, और टकराने के बाद वो क्या होते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये वाला जो कोलिजन्स होगा ये संघट्य कहलाता है, एक विमी प्रत्यास्थ संघट्य कहलाता है। एक विमी प्रत्यास्थ संघट्य किसको कहेंगे कि जब दो पिंड एक सरल रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और वो आपस में टकराते हैं, तो इस प्रकार का जो संघट्य होता है उस संघट्य को हम बोलते हैं एक विमी प्रत्यास्थ संघट्य कहते हैं। प्रत्यास्थ शब्द जब भी आएगा तो पिछला वीडियो हमने प्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ संघट्य के बारे में पढ़ रखा है। प्रत्यास्थ संघट्य का मतलब ये होता है कि ऐसा संघट्य जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है, साथ साथ में उसकी गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब ये होता है नियत होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी प्रारंभ में जितना समय होगा उतना अंतिम में भी समय होगा। कहने का मतलब ये है कि ये टकराने के पूर्व जितना समय होगा उतना उतना समय टकराने के बाद भी समय होगा। इस दोनों पिंडों का निकाय की बात करें, सिंगल की बात नहीं कर रहे, ये जो पूरा सिस्टम होता है दोनों पिंडों को हम निकाय बोलते हैं। ये दोनों पिंडों का जो टकराने के पूर्व का समय होता है वो समय टकराने के बाद के समय के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इस पिंड पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जा रहे दोनों, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ रखा है संवेग संरक्षण का नियम। गति के दूसरा नियम हमने पढ़ रखा है TP डेल्टा P बाय डेल्टा T। यदि फोर्स का मान 0 कर देंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाएगा, या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा P इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी समय हमेशा क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट। ये संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ रखा है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल यदि नहीं लग रहा हो तो उस स्थिति में संवेग का मान नियत होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि टकराने के पहले जितना समय होगा उतना उतना समय टकराने के बाद भी होगा। अब संवेग क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि मास और वेलोसिटी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसको संवेग बोलते हैं। हमने संवेग पढ़ रखा है। संवेग का जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग, इसका एक फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब भी हम संवेग या मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। यानी मास और वेलोसिटी का कितना प्रभाव पड़ता है किसी बॉडी पर, किसी बॉडी के दौरान, वो उसका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। यानी जब भी हम प्रत्यास्थ संघट्य या संघट्य पढ़ते हैं तो चेंज क्या होता है, मोमेंटम होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मास तो चेंज होता नहीं, तो मोमेंटम जब भी चेंज होगा, संवेग जब भी चेंज होगा, तो वो संघट्य के दौरान चेंज होता है कि पहले कितना था और बाद में कितना है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है संवेग हमेशा नियत ही होगा। तो ये वेग के कारण से चेंज होता है, वेग कम ज़्यादा हो सकता है जब टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि संवेग को किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो पहला हमारा काम रहेगा कि प्रत्यास्थ संघट्य किसको कहेंगे कि ऐसा संघट्य जिसमें संवेग के साथ साथ में गति ऊर्जा भी संरक्षित होगी, ऐसे संघट्य को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ संघट्य। और एक में किसको बोलेंगे कि जब कोई वस्तु या तो पिंड बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में चले, सीधी सरल रेखा में जा रही और वो क्या करती है, टकराती है, तो ऐसे संघट्य को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि पहले जैसे था वैसे कैसे अब हो जाए। हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, उसमें इसकी डेफिनेशन आएगी। इलास्टिक का मतलब ये होता है यदि कोई वस्तु पहले जैसी स्थिति में थी, यदि उसको फोर्स लगाया या जो भी हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं या इंटरनल फोर्स उसके अप्लाई हो रहे हैं,
तो जैसे हमने खींचे रबड़ को तो क्या होता है, छोड़ते तो वापस पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये जो गुण कहलाता है उसको बोलते हैं इलास्टिक या प्रत्यास्थ कहलाता है। तो यहाँ पे वो ये कि पहले जैसा संवेग होगा उतना उतना बाद में भी संवेग होगा। तो हम संवेग निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। तो टकराने के पूरे एक पिंड का संवेग, इसका संवेग कितना आ जाएगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 u1। इसका समय कितना आ जाएगा m2 u2, टकराने के पूर्व b का समय। ये संवेग का फार्मूला होता है mv, v मतलब वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u1 मान ली, इसकी वेलोसिटी हमने u2 मान ली, इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया। अब इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग m1 u1, इसका समय m2 u2। इसी प्रकार से टोटल समय निकालो इन दोनों का, तो दोनों को प्लस कर दो, टकराने के पूर्व ये वाला ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि जब ये सीधी सरल रेखा में जा रही है तो इस वस्तु का जो वेग होगा वो इस वस्तु से ज़्यादा लेना, यानी u1 का मान जो लेंगे u2 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर u1 बड़ा होगा u2 से। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी सरल रेखा में चल रही वस्तु है और जब इसका वेग ज़्यादा होगा और इसका वेग कम होगा तो ये तो पीछे रह जाएगी, ये तो आगे आगे चला करेगी। इसलिए क्या करना है, पीछे वाली वस्तु का जो वेग होता है उसके वेग को यानी u1 का मान u2 से अधिक होगा। इसका वेग ज़्यादा लेना, इसका वेग कम लेंगे, तो ये ज़्यादा वेग से जाएगी और कुछ समय पश्चात क्या टकराएगी और टकराने के बाद क्या जाएगी वापस अलग अलग हो जाएगी। तो हमने टकराने के पूर्व वेग समय निकाले, ऐसे कैसे इसके टकराने के बाद अभी कुछ अल्प समय अंतराल के लिए टकराएगी, ध्यान रखना, और टकराने के बाद ये स्थिति हो जाएगी, अलग अलग वेग हो जाएगा। टकराने के बाद दोनों के वेग चेंज हो जाएंगे, द्रव्यमान वही रहेंगे क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो टकराने के पूर्व, टकराने के बाद निकालेंगे, यहाँ आ जाओ, टकराने के बाद क्या आ जाएगा m1 v1, ये का हो जाएगा समय, और इसका समय m2 v2 हो जाएगा। दोनों को टोटल कर दो तो टोटल समय निकल आएगा दोनों का टोटल समय कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस तरह से टकराने के बाद निकाल लिया और ये हमने टकराने के पहले निकाल लिया। अब प्रत्यास्थ संघटन मैंने बताया, प्रत्यास्थ का मतलब जिसमें संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित का मतलब ये होता है कि टकराने के पूर्व जितना संवेग था उतना उतना टकराने के बाद भी संवेग होगा। तो प्रत्यास्थ संघटन में क्या होता है, संवेग संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब पहले और बाद में दोनों बराबर होते हैं, यानी टकराने के पूर्व का समय बराबर टकराने के बाद का समय। इसका मान हमने ये निकाल रखा और इसका मान हमने ये निकाल रखा, दोनों को मान रखते हैं। ये m1 एक तरफ कर दो, इस 1 को इधर ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से m1 कॉमन ले लो, यहाँ से m2 कॉमन ले लो। तो इस प्रकार से हमने संवेग संरक्षण के नियम का पालन करते हुए संघटित ये मान इक्वेशन फर्स्ट बनी है। अब सेकंड में क्या होगा, अब प्रत्यास्थ संघटन में गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, तो अब गति ऊर्जा भी अपने को निकालना पड़ेगी। और गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा हाफ mv² होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपका ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसको हमने प्रूव कर रखा है ये काइनेटिक एनर्जी के वीडियो में कि किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होता है। तो ये गति ऊर्जा हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो 1/2 m1 u1²। अभी हम टकराने के पहले की बात करें, टकराने के 1/2 m1 u1²। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 u2², 1/2 u2²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दोनों की टकराने के पूर्व की। इसी प्रकार से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो 1/2 m1 v1² और इसकी 1/2 m2 v2²। तो ये टकराने के बाद दोनों के टोटल लगा दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये पहले की ए की और ये बी की, ये दोनों की टोटल। कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल संवेग संरक्षित रहता है सिस्टम का, ध्यान रखना, व्यक्तिगत नहीं। एक वॉडी का संवेग गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगी, पूरे सिस्टम का। सिस्टम का मतलब ये होता है दोनों बॉडी का टोटल लगा के फिर बराबर करना। ऐसा नहीं कि इसका संवेग और इसका संवेग या गति ऊर्जा बराबर करना, नहीं होगा, ध्यान रखना। तो प्रत्यास्थ संघटन में क्या होगा, गति ऊर्जा भी क्या होती है, कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, संरक्षित रहती है। तो टकराने के पूर्व जितनी गति ऊर्जा होगी उतनी टकराने के बाद की गति ऊर्जा होगी।
तो दोनों के मान रख देंगे, ये टकराने के पहले का और ये टकराने के बाद, दोनों को बराबर कर देंगे। इस 1 वाले को इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, इस 2 वाले को उधर ले जाएंगे 3 माइनस में जाएगा। यहाँ से 1/2 और m1 कॉमन ले लेगा, एक 1/2 और m1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 1/2 और m2 भी कॉमन आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो m1 ये बच जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के हमने क्या कर लिया, सौम्य गति ऊर्जा का संरक्षण के नियम का पालन किया और ये इक्वेशन 2 बना लिया। करना क्या है, सौम्य निकालना। सौम्य का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। इसका निकालना द्रव्यमान गुणित वेग, इसका द्रव्यमान गुणित वेग निकाला, दोनों प्लस कर देना। फिर इधर निकालना द्रव्यमान गुणित वेग, इसका द्रव्यमान गुणित वेग निकालना, दोनों को प्लस कर देना। फिर इनको बराबर करना, टकराने के पूर्व का समय बराबर टकराने के बाद का समय। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या करना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv का स्क्वायर, v की जगह u1 रखना, u2 रखना, a के लिए u1, b के लिए u2। इधर टकराने के बाद v1 रखना a के लिए और b के लिए v2 रखना। दोनों को बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि ये भी संरक्षित रहती, गति ऊर्जा भी संरक्षित रहती, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर कर दिया और इक्वेशन इसको साइड कर दिया, 1 1 एक तरफ कर लिया, 2 2 को एक तरफ कर लिया, कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 कौन सी, ये लिख लिया हमने ऊपर। इक्वेशन 1 कौन सी, पहली वाली, ये इसको नीचे लिखे, इसके अपान में ये और इसके अपान में ये लिख लिया, दोनों को लिख लिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो ये लिख लिया हमने दोनों, राइट वाले राइट में लिखना, लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिखना, डिवाइड। यहाँ फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a1 माइनस बी, a1 प्लस बी, a प्लस बी। यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस, एक बार माइनस लिखना, एक बार प्लस लिखना, इसको ये फार्मूला होता है। ये u1 माइनस u2 से u1 माइनस u2 कट जाएगा और इसे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 जो है हमारे पास ये बचेगा और यहाँ पर v2 प्लस u2 बच जाएगा। अब u को एक तरफ कर लिया, u को इधर ले, u2 हो जाएगा, ये v को उधर ले जाएगा, माइनस u2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों वेलोसिटी हमारे पास एक तरफ हो गई है। u1 माइनस u2 क्या है, u1 में से u2 को माइनस कर देंगे, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। तो ये पास आने का अपेक्षित वेग है, ध्यान रखना। u1 में से u2 को हम माइनस करेंगे तो वस्तु कितनी पास आ रही है। तो u1 माइनस u2 को क्या बोलते हैं, दो पिंडों के पास आने का अपेक्षित वेग। और v2 में से v1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये v2 में से v1 को घटाएंगे तो दूर जाने का, टकराने के बाद वस्तु क्या होगी, दूर जाएगी। तो माइनस क्या मतलब, रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षित वेग जिसको बोलते हैं। तो दो वस्तु के पास आने का अपेक्षित वेग या दो पिंडों के पास आने का अपेक्षित वेग उनके दूर जाने के अपेक्षित वेग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितने रिलेटिव वेग से पास आएंगे उतने वो रिलेटिव वेग से क्या होगा, वो दूर जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक भी प्रत्याश संगठन में जो है पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। तो ये अपने को प्रूव करते आना चाहिए। अब हम जो है संगठन की विशेष स्थितियाँ देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे। इस पे हमने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी सबसे शुरू में, उसमें जो सौम्यक संरक्षण का नियम का जो पालन होता है उसमें एक इक्वेशन बना रखी, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। साथ में हमने इसी से हमने प्रूव किया था कि दो वस्तुओं के पास आने का अपेक्षित वेग उसके दूर जाने का अपेक्षित वेग के बराबर होता है। ये भी इक्वेशन हमने प्रूव कर रखी है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नीक और जेडबली के साथ साथ 11 में पूछा जाता है कि ये टकराने के बाद जब वस्तु के वेग v1 और v2 होते हैं तो इसका मान कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना पड़ता है। दो वस्तुएं हैं, चल रही है, टकराती है, टकराने के बाद इनके वेग बदल जाते हैं तो वो वेग का मान अपने को ज्ञात करना पड़ता है, वही हम अभी यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई, ये इक्वेशन किससे बनी, हमने
संवेग संरक्षण के नियम से बनी है, जो हमने ऊपर लिखी है। दूसरी ये वाली जो इक्वेशंस जो है ये इसी से संवेग संरक्षण के नियम से बाद में जो हमारे पास स्टेप्स आती है कि पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है, उस इक्वेशन से हमने ये लिखा है। अब इस इक्वेशन में क्या करें, सेकंड जो इक्वेशन है इससे अपने को क्या करना है, v1 का मान निकालना और एक बार v2 का मान निकाल के इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अपन द्रव्यमान m1 के लिए पिंड का वेग v1 निकालेंगे। पहले हम v1 का मान निकालेंगे, फिर इसकी प्रकार से v2 का मान भी हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने जो v2 को क्या करेंगे, v1 को इधर ले आएंगे हम, ये माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा। अब ये v2 का जो मान है हमारे पास में इक्वेशन, ये जो मान निकाला इस इक्वेशन से v2 का मान निकालना, इस v1 को इधर ले आएगा v2 का मान आ जाएगा। ये जो v2 का मान हमने निकाला ये वाला, ये v2 का मान यहाँ रख देना, इसकी जगह इस समीकरण 1 में रख देना। तो इस v2 का जो मान है ये हमने जो निकाला है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ये इस v2 की जगह हम u1 माइनस u2 प्लस v1 लिख देंगे। u2 को वैसे ही लिखना है। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 u1 माइनस m1 v1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और यहाँ पे देखो u2 और u2 माइनस 2u2 हो जाएगा, u2 और माइनस u2 माइनस 2u2 हो जाएगा। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना, m2 u1 माइनस 2 m2 u2 और m2 v1 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, v1 का मान निकालना। तो v1 को एक तरफ कर लो और बिना v1 वाले टर्म से एक तरफ कर लो। ये v1 वाला था, इस v1 वाले को क्या करेंगे अपन उधर ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है तो उधर क्या ले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये m1 v1। तो v1 को उधर ले जाना, बाकी स्टेप ऐसे लिख देना, m1 u1 ऐसे लिखना। इसको ये जो माइनस है हमारे पास में m2 u1, ये m2 u1 इधर से इधर आएगा माइनस m2 u1 हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो प्लस का 2 m2 u2 हो जाएगा। यानी इसको हम उधर ले जाना है, इधर लेंगे और ये वाले दो टर्म्स को इधर ले आना, तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। फिर क्या करना, m1 और यहाँ से v1 को कॉमन ले लेना, v1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से देखो u1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से u1 को कॉमन ले लेना। तो इस तरह से हमारे पास v1 अलग हो गया है। तो v1 का मान निकालने के लिए इसको अपन इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा, इसके डिवाइड में लिख दिया है, और इसको भी इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग डिवाइड में हम इसको लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास v1 का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या करना है, दो इक्वेशन हमने ऊपर लिख रखी है, उस इक्वेशन का उपयोग करना है। यहाँ से v2 का मान v1 को इधर ले आना, v1 को इधर लाने के बाद में v2 का मान निकल आएगा, v2 का मान यहाँ रख देना और उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से यदि अपने को मान लो कि ये हमने किसका मान निकाले, v1 का, यदि v2 का मान निकालना है क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, v1 का मान निकालना। इसको v2 इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, v1 को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले आएंगे। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से v1 का मान निकालेंगे, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, साइड चेंज कर दो। तो v1 इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस u1 माइनस u2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये भी पूरा इधर जाएगा फिर पूरा माइनस में आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा v1 इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। अब ये जो इक्वेशन v1 का मान हमने निकाला है, ये फिर हम इक्वेशन यहाँ पे रख दो, पुट कर दो यहाँ पे समीकरण 1 में, ये यहाँ v1 की जगह ये v1 का जो मान निकाला ये यहाँ रख दो। तो यहाँ मान रखेंगे क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1 की जगह ये वाला मान पूरा रख देना, ये v1 का मान रख दिया, इक्वल टू हमारे पास में m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, m1 u1 माइनस m1 v2, m1 u1 और माइनस m1 u2। इस प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपने को किसका मान निकालना है, v2 का। तो v2 को एक तरफ कर लो और बिना v2 वाला टर्म से एक तरफ कर लो। v2 कहाँ देखो, ये v2 हमारे पास, इसको उधर ले जाना, बाकी टर्म्स इधर ले आओ, बाकी ये दोनों टर्म्स जो बची इधर वाली इसको हम इधर ले आएंगे। तो m1 u1 को ऐसे लिखना, m1 v1 m1 u1। अब देखो m1 u1 ये आ रहा, इसको ऐसे लिखा, इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि ये v2 आ रहा। फिर m1 u1 को ऐसे लिखना इधर वाली टर्म से, प्लस हमारे पास m2 u2। अब ये m2 u2 जो हमारे पास में जो आ रहा है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया m2 u2, ये माइनस वाला था, इसको हम इधर लिया तो प्लस में हो गया m2 u2।
और ये वाला जो है इधर ले गया, यानी कहने का मतलब ये वाले टर्म्स को इधर ले आना, बाकी ये दोनों टर्म्स को इधर ले आना, साइड चेंज कर देंगे तो साइन बदल जाएगी। और इसमें से V2 को कॉमन ले लेना और इसमें से जो U2 को कॉमन ले लेना, और ये M1U1 और M1U1 ये दो बार है, M1U1 और M1U1, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2M1U1 हो जाएगा, 2M1U1 हो जाएगा। यहाँ से U2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस भी चाहो तो कॉमन ले लो, M1 माइनस M2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा माइनस M1U1 और माइनस माइनस प्लस M2U2। जब भी माइनस साइन बाहर लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाती है, अपने को पता होना चाहिए। इस तरह से V2 में से कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 और V2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम V2 का मान निकालेंगे, इसको हम डिवाइड में जाएंगे, इस पूरी टर्म्स को इसके डिवाइड में कर देंगे और इसको भी इसके डिवाइड में कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास में V2 की आ जाएगी। अब इसमें जो है माइनस चिन्ह कह दिया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो M2 जो होगा प्लस में हो जाएगा, M1 माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम M2 माइनस M1 अपन M1 प्लस M2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम V2 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केस ये होती है कि मान लो कि हमारे पास में दो पिंड है जिसके द्रव्यमान समान है, मान लो ये जो बॉडी है और ये बॉडी, दोनों बॉडी है और इनकी जो बॉडी जो है उनका मास दोनों के बराबर, द्रव्यमान बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि M1 और M2 और M बराबर, मतलब दो पिंड है, दो बॉडी, जैसे बिलियर्ड्स की बॉल होती है, दोनों सेम होती है, तो ऐसी दो बॉल है या दो पिंड है जिनके मास यानी द्रव्यमान बराबर है, भारी और समान है, दोनों के भार बराबर, द्रव्यमान मास बराबर है, तो दोनों के मास हमने क्या कर लिया, बराबर मान लिया, M मान लिया। तब हमारे पास में स्पेशल केस देखेंगे कि भाई V1 का मान कितना होगा और V2 का मान कितना होगा। हमारे पास स्पेशल केस में क्या है कि दो बॉडी है और दोनों के मास सेम है, तब क्या होगा, तो उस स्थिति में M1 और M2 दोनों बराबर है, तो हम M1 M2 लिखने की जरूरत है, उसको हम M ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है। M1 M2 कब लिखते हैं, जब दोनों अलग अलग होता। अब हमने मान लिया कि दोनों बॉडी एक जैसी, तब इस स्थिति में M1 और M2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि अपने V1 का मान निकालें, यहाँ से देखो M1 और M2 दोनों बराबर है, तो M1 और M2 में से ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2M2, इसकी जगह M लिखना, इसकी जगह M लिखना, इसकी जगह M लिखना, तो ये M और ये M, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा M और M, नीचे 2M हो जाएगा, ये भी 2M हो जाएगा, 2M से 2M कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास V2 इक्वल टू आ जाएगा V1 इक्वल टू आ जाएगा U2, V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा U2, यानी ये वाली जो बॉडी है इसका वेग V1 माना अपन ने और U2 किसका वेग माना, इसका वेग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी है इसका वेग ये हो जाता है और इसका वेग ये हो जाता है, मतलब वेग चेंज हो जाता है। मतलब यदि दो समान द्रव्यमान की यदि वस्तु टकराएगी या कोलिजन होगा, संघट होगा, तो आपस में वेग क्या होता है, बदल जाता है। मतलब A वस्तु का वेग B को प्राप्त हो जाता है और B वस्तु का वेग A को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यदि इस इक्वेशन में यदि V2 निकाले अपन, तो ये तो 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि ये तो सेम है, M2 में से M1 बराबर है, तो 0 हो जाए। बचेगा क्या, ये 2M1 की जगह M लिखना, इसकी जगह M लिखना, इसकी जगह M लिखना, तो M से M कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, M प्लस M ये 2M हो जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू आ जाएगा U1, देखो V2 इक्वल टू U1 आ रहा है, V2 इक्वल टू U1। तो इस तरह से हमारे पास में इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा, और M2 और M1 और M2 इनके मान M रख देना, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू U2 आ जाएगा और V2 इक्वल टू U2 आ जाएगा, U1 आ जाएगा, V2 इक्वल टू U1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखो V1 का मान U2 आ रहा और V2 का मान U1 आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों के वेग बदल रहे हैं। V1 किसका वेग है, इसका वेग है ना, V1 हमने इसका वेग माना टकराने के बाद वाला, और जो है ये किसके बराबर होगा, U2 के बराबर होगा। मतलब A वस्तु का वेग B वस्तु के वेग के बराबर होता है, और V2 का मान किसके बराबर होगा, U1 के बराबर। इसमें भी देखो B वस्तु का वेग A वस्तु के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब दो बॉडी जिसके द्रव्यमान समान है वो टकराएंगे, तो A वस्तु का वेग जितना होगा टकराने के बाद
या पहले जितना वेग था वो टकराने के बाद बी वस्तु का हो जाएगा, और टकराने के पहले जो ए वस्तु का वेग था वो बी का हो जाएगा, और जो बी का वेग था टकराने के पहले वो ए वस्तु का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों के वेग आपस में बदल जाएंगे, टकराने के पहले वाले और टकराने के बाद वाले, तो दोनों के वेग आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। सेकंड, इसी में यदि अपन देखते हैं कि अर्थात समान द्रव्यमान के दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनके वेग आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ए वस्तु का वेग बी प्राप्त कर लेती है और बी वस्तु का वेग ए प्राप्त कर लेती है। अब इसमें स्पेशल केस ये है कि जब U2 बराबर 0, मतलब हमने मान लिया कि ये स्थिर है, U2 बराबर 0 मतलब बी को हमने बॉडी को स्थिर मान लिया, एक बॉडी रखी हुई है स्थिर और यहाँ से दूसरी बॉडी जाके उसे टकराती है, तब क्या होगा। सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि इसको हमने विराम अवस्था मान लिया है और ये गतिशील है, ये जा रही है और ये स्थिर थी, रखी हुई थी, यानी इस स्थिति में U2 को हम 0 करेंगे। तो यदि U2 को हमने 0 कर दिया तब यहाँ से ये जो मान है हमारे पास इसको 0 करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा ये मान बच जाएगा, ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ लिख रखी, देखो V1 का मान ये U2 को हमने 0 कर दिया, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास V1 का मान आ जाएगा, ये V1 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से इस कंडीशन में देखो U2 ये 0 हो जाएगा तो ये मान आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यदि इसमें भी यदि दोनों पिंड के द्रव्यमान यदि समान हो, मान लो कि दोनों पिंड एक जैसे हो, अभी हमने क्या माना, एक बड़ा एक छोटा माने उदाहरण के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों एक जैसे पिंड है और एक रखा हुआ है स्थिर है और एक इधर से जा रहा, मान लिया, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो दो पिंड के लिए द्रव्यमान समान है, यानी यहाँ m और ये m दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी V1 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से V2 का मान देखो, V2 का मान यहाँ से V2 का मान निकालेंगे तो 2m1 U1 अपान m1 प्लस m2, m1 और m2 दोनों बराबर कर देंगे, ये m प्लस m 2m हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी V2 इक्वल टू आ जाएगा U1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इस पिंड के बराबर, ये जो जा रही है इस वेलोसिटी, और इसको तो हमने स्थिर मान लिया और V1 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये वस्तु रुक जाएगी, विराम अवस्था में आएगी, यानी पहला पिंड रुक जाएगा ए वाला, क्यों, क्योंकि V1 का मान क्या है, 0 आ रहा है। दो पिंड है हमारे पास, एक पिंड स्थिर रखा हुआ है और एक इधर से गतिमान है, दोनों एक जैसे, तो अब होगा क्या, तो ये जो पहला पिंड जो गतिमान था वो रुक जाएगा और जो स्थिर पिंड था वो इसके वेग से गतिमान हो जाएगा, जो पिंड ये जा रहा था हमारे पास U1 वेग से। इस समीकरण का मतलब ये हुआ, समझ में आया होगा कि एक पिंड रखा हुआ है और एक पिंड गतिमान है, दोनों के द्रव्यमान एक जैसे और ये पिंड क्या कर रहा है, गतिमान पिंड उससे टकराता है, तो ये जो स्थिर वाला पिंड है ये क्या करेगा, ये जो गतिमान है इसके वेग से ये गति करने लग जाएगा और ये गतिमान जो पिंड था वो स्थिर हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब ये वाला जो पिंड था हमारे पास, ये पिंड स्थिर माना था अपन ने और ये गतिमान माना था, अब ये दोनों एक जैसे है, ये जब इससे टकराएगा ये वाला जो पिंड है ये गति करने लग जाएगा और ये वाला जो पिंड होगा वो स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें हमारे पास में जो अगले स्टेप्स है कि मान लो कि हमारे पास में यदि U2 बराबर 0 है, मान लिया कि U2 का मान हमने 0 मान लिया, ठीक है, यानी कहने का मतलब दूसरे पिंडों को हमने स्थिर माना, अभी हमें स्थिर माना, इसको स्थिर माना, लेकिन ये मान रहे हैं कि ये बहुत भारी है, एक बड़ा पिंड है और एक छोटा पिंड है। इस केस को समझना कि कॉम्पिटिशन में पूछे जाते इस तरह के केस, और ट्रिक के साथ में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस देख के आंसर लगा सकते हैं उसमें। ये बहुत भारी है और स्थिर है, ये भारी है, ये बहुत भारी मान लिया हमने कि M2 का मान जो है वो बहुत ज़्यादा है, M1 से बनाया हमने छोटा, लेकिन मान लिया कि ये बहुत भारी है और ये हमारे पास बहुत हल्का है, ये वाली केस है। यानी एक भारी पिंड से जब एक हल्का पिंड टकराएगा तब क्या होगा, और भारी पिंड स्थिर है, ध्यान रखना, भारी पिंड क्या है, स्थिर है, बड़ा रखा हुआ पिंड है, बॉडी रखी हुई है और उससे एक छोटी सी बॉडी जाके टकराती है, तब क्या होता है, वो वाली केस हम देखेंगे। तब देखो इस स्थिति में U2 को मान 0 माना अपने और M2 बहुत बड़ा है M1 से, तब देखो क्या है, यह मान यदि अपन रखते हैं इस केस में
तो ऐसी स्थिति में m2 का मान जो हमारे पास में जो आ रहा है, u2 का मान, v1 का मान निकालेंगे, ऐसे v1 का मान निकालेंगे, m1 माइनस m2, m2 बड़ा है, m1 को क्या करेंगे नगण्य माने, क्यों? क्योंकि m1 का मान बहुत छोटा है, तो इसको हमने 0 मान लिया, मान लो 0, ठीक है, इसको हटा दिया। अब ये भी 0, क्यों? क्योंकि ये भी नगण्य, तो m2 अपान m1 ये बचेगा, तो m2 से m2 ये बराबर कर जाएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस चिन्ह बचेगा, यहाँ पर माइनस u1 बचेगा, v1 इक्वल टू माइनस u1, m2 से m2 भी कट जाएगा, तो v1 इक्वल टू माइनस u1 का मतलब क्या हुआ, v1 इक्वल टू माइनस का मतलब विपरीत दिशा में चले जाएगा, माइनस साइन जब भी आता है तो क्या होगा, विपरीत दिशा। इसका मतलब ये होगा कि जो हल्का पिंड है ये इससे टकराएगा कि जो भारी पिंड है ये क्या करेगा, इसको वापस रिटर्न कर देगा, क्योंकि वहां पे माइनस साइन आ गया। माइनस का मतलब हो गया जिस दिशा में जा रहा था अब उसकी विपरीत दिशा में जाने लगेगा। मतलब एक हल्का पिंड जब किसी भारी पिंड से टकराएगा तो वो हल्का पिंड क्या टकरा के वापस आ जाएगा, उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो तो भारी है और ये हल्का है। तो यदि मानो कोई मोटा व्यक्ति है और एक दुबला व्यक्ति है, तो मोटे व्यक्ति से यदि दुबला व्यक्ति टकराएगा तो उस मोटे व्यक्ति को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, वापस रिटर्न आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जब एक भारी स्थिर पिंड है, उस भारी स्थिर पिंड से एक हल्का पिंड यदि टकराएगा तो भारी पिंड क्या करेगा, उस हल्के पिंड को वापस रिटर्न कर देगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करके वापस वो वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। माइनस साइन का मतलब ये होता है, याद रखना। तो यानी कहने का मतलब वह भारी पिंड अप्रवाहित रहेगा और हल्का पिंड विपरीत दिशा में गति करेगा। अब यदि मान लो u2 बराबर 0 है और m1 बड़ा है m2, अब हमने ये मान लिया क्या, इसको भारी मान लिया, उदाहरण के लिए ये भारी है और ये हमने हल्का मान लिया, ठीक उल्टा मान लिया। अब क्या हो रहा है, भारी पिंड जा रहा है और हल्का पिंड वहां रखा हुआ है। अब भारी पिंड गतिमान है और हल्का पिंड स्थिर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, देखो u2 का मान 0 रखना और m1 का मान m2 से ज़्यादा रखना। इसमें देखो u2 का मान 0 रख दो, u2 का मान 0 रखो, कहाँ इक्वेशन है हमारे पास, ये v1 का मान निकालो। तो v1 का मान कैसे निकालेंगे, v1 का मान यहाँ से निकल आएगा कि ये हमारे पास m1 का मान ज़्यादा है और m2 का मान कम है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, m1 बहुत बड़ा है और m2 बहुत छोटा है, तो m2 को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है। m1 बटे m2 m1 बचेगा, तो m1 से m1 भी कट जाएगा, यानी v1 इक्वल टू क्या जाएगा, u1 आ जाएगा, क्योंकि m2 को तो अपने 0 मान लिया क्योंकि बहुत छोटा है, तो m1 अपान m2 बचेगा और u1 बचेगा। इसका मतलब v1 इक्वल टू u1 आ जाएगा, v1 इक्वल टू u1 आ जाएगा। और यदि इसमें मान रखो तो v2 का मान देखो, v2 का मान क्या आएगा, m2 को हमने 0 मान लिया, m2 को 0 मान लिया, ठीक है, m1 से m1 कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, तो v2 इक्वल टू आ जाएगा 2u1, v2 इक्वल टू 2u1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो एक भारी पिंड है वो किसी हल्के पिंड से टकराता है, एक भारी पिंड जिसका वेग u1 है और वो क्या कर रहा है, हल्के पिंड से वो क्या कर रहा है, टकराता है, तब इस स्थिति में क्या होगा कि v1 इक्वल टू u1, v1 इक्वल टू क्या जाएगा, u1 आ रहा है और v1 का मान किसके बराबर आ रहा है, u1 के बराबर, यानी ये वाला वेग दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी ए वस्तु का वेग तो वही रहेगा, लेकिन जो हल्का पिंड है v2 उसका वेग क्या आ रहा है, इसके डबल हो रहा है u1, जो हल्का पिंड है उसका जो v2 किसका वेग है, हल्के पिंड का, ये वाला हल्का पिंड m2 जिसको मैं माना ये हल्का पिंड है, इसका जो वेग है वो u1 से डबल हो रहा है। u1 किसका वेग है, भारी पिंड का, यानी हल्का पिंड अब डबल वेग से गति करने लगेगा। ध्यान रखना भाई, एक भारी पिंड जब हल्के पिंड से टकराएगा तो जो हल्का पिंड होगा वो क्या होगा, डबल वेग से गति करने लगेगा। मतलब कहने का ये है कि यदि भारी पिंड से मान लो कोई भारी पिंड कभी हल्के पिंड से टकराता है, एक बहुत भारी है और एक हल्का है, भारी पिंड गतिमान है जा रहा है और किसी हल्के पिंड से भी टकराता है,
तो हल्का पिंड क्या करेगा, डबल वेग से गति करने लगेगा। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना कि भारी पिंड हल्के वेग से टकराता है तो भारी पिंड का वेग अप्रवाहित रहेगा। भारी पिंड का वेग अप्रवाहित है क्योंकि v1 इक्वल टू u1 आना, देखो v1 इक्वल टू u1, v1 और u1 बराबर है। इसका मतलब ये भारी पिंड का जो वेग है वो अप्रवाहित रहेगा, दोनों बराबर है, v1 और u1 दोनों बराबर है। इसका मतलब भारी पिंड का वेग अप्रवाहित रहेगा। यदि भारी पिंड गतिमान है और वो हल्के पिंड से टकराता है तो भारी पिंड का वेग अप्रवाहित रहेगा, परंतु जो हल्का पिंड होगा वो दुगने वेग से गति करने लगेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ स्पेशल केस है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।